साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और यह सेशन अर्धनारीश्वर का जो विवेक ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर होगा। यह जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड 12th एग्जाम के लिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आप सभी भी बताएंगे। अगर आपको मालूम होगा किसी प्रश्न का आंसर तो आप कमेंट जरूर करेंगे। पहला प्रश्न मैं पढ़ दूं। पहला प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह लाइन है, यह पंक्ति है और पूछ रहा है यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है। आप सभी जानते होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है ओ सादा नीरा, दूसरा ऑप्शन है सिपाही की मां, दूसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर और तीसरा ऑप्शन है प्रगति और समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका राइट आंसर सी होगा, अर्धनारीश्वर। यह जो लाइन जो ली गई है किस चैप्टर की है? अर्धनारीश्वर चैप्टर की है, अर्धनारीश्वर पाठ की है। क्लियर? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया? पहला ऑप्शन है आपका पद्मश्री, दूसरा ऑप्शन है पद्म भूषण, दूसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म। तो इसका राइट आंसर बी होगा। कौन होगा? पद्म भूषण। कौन होगा? पद्म भूषण। आपका अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के पाठ के लेखक कौन है? या एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला आपका प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आप सभी बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपको पता है तो कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी पटना और ऑप्शन नंबर डी भोजपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? आपका पहला ऑप्शन है नारी के, दूसरा ऑप्शन है पुरुष के और तीसरा ऑप्शन है नारी और पुरुष दोनों के और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, नारी और पुरुष के। हमने पिछले सेशन में बताया हुआ है कि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर आधा नारी। उसमें दोनों का गुण सम्मिलित होता है, दोनों का गुण सम्मिलित होता है। अगला आपका प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आप सभी बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए। पहला ऑप्शन है छात्र सहोदर, दूसरा ऑप्शन है छात्र पत्रिका, तीसरा ऑप्शन है छात्र मित्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, छात्र सहोदर पत्रिका में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है,
रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी क्या है? चेहरा क्या देखते हो? देखिए बताइए आप, पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है समझ, तीसरा ऑप्शन है भावना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भावना होगा। यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। पत्नी क्या है? भावना है। अगला देखिए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखता है? ऑप्शन पढ़िए आप लोग। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है एकांकी और चौथा ऑप्शन है व्यंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, एकांकी। क्या होगा? एकांकी होगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? हमने पिछले सेशन में ये बताया है कि पार्वती और शंकर का अर्धनारीश्वर कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कल्पित रूप है। कौन सा रूप है? कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का क्या है? कल्पित रूप है। कौन सा रूप है? कल्पित रूप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है? कौन सी इसमें से रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने नहीं लिखा हुआ है? कौन सी रचना है बताइए। पहला ऑप्शन है उर्वशी, दूसरा ऑप्शन रश्मि रथी, तीसरा है जूठन, चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने जूठन की रचना नहीं की है। क्लियर? अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने में मदद किया? उनकी कौन सी रचना है? पहला ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, दूसरा ऑप्शन है उर्वशी, तीसरा ऑप्शन है ओंकार और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, उर्वशी। उर्वशी की मदद से रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर कौन सी काव्य कृति लिखी गई है? पहला ऑप्शन है नील कुसुम, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व गीत और चौथा है रश्मि रथी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी, बी नंबर हो जाएगा, बी कुरुक्षेत्र, जिसमें युद्ध और शांति की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, गांधारी कौन थी? अगर आप महाभारत देखे होंगे तो आप बता पाएंगे गांधारी कौन थी। गांधारी दुर्योधन की मां थी। कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्योधन की मां थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। अगला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं। भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और नव्य काव्योदोलन युग। तो इसका राइट आंसर होगा छायावादोत्तर युग। कौन होगा? छायावादोत्तर युग। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है?
संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर होगा। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। डी होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हुई है? तो पहला ऑप्शन है उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन है जूठन, तीसरा ऑप्शन है तिरछी और चौथा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हुई है। क्लियर? अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन है हुंकार, ऑप्शन है रसवंती, ऑप्शन है प्रणभंग। तो इसका राइट आंसर डी होगा, प्रणभंग, जो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। पहली काव्य पुस्तक है कौन? प्रणभंग। कौन है? प्रणभंग। क्लियर? अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? शायद यह प्रश्न दोबारा टाइप हो चुका है, फिर भी मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर पत्रिका में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। पहला है 1920 में, दूसरा है 1925 में, तीसरा है 1930 में और चौथा है 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। इनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर जी ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का अधिकार, भिक्षुणी होने का अधिकार, पति के त्याग का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी होगा, भिक्षुणी होने का अधिकार उन्होंने दिया हुआ था। किसने? बुद्ध और महावीर ने। अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? चाहे यह किसका कथन है? यह जो कथन जो है यहां से लेकर यहां तक, इस कथन को किसने कहा है? पहला ऑप्शन है दिनकर जी ने, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र का। यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र का है, सॉरी प्रेमचंद का है। क्लियर? अगला देखिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आप सभी बताएंगे कौन से व्यक्ति है जो अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? इसका पहला ऑप्शन है गांधी जी ने, दूसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ ने, तीसरा ऑप्शन है दिनकर जी ने और चौथा ऑप्शन है उदय प्रकाश ने। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष से गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? क्या हो जाती है पता है आपको? पहला ऑप्शन है आकर्षक, दूसरा ऑप्शन है साहसी, तीसरा ऑप्शन है कोमल और चौथा ऑप्शन है राक्षसी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, राक्षसी। क्या? राक्षसी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो हमने पिछले सेशन में इस बात को लेकर चर्चा किया हुआ था।
कि अर्धनारीश्वर किसका रूप है, तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का रूप है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। कौन सा रूप है, कल्पित रूप है। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कौन थे, प्रेमचंद कौन थे, पता है आपको? पहला ऑप्शन है गीतकार, दूसरा ऑप्शन है कथाकार, तीसरा ऑप्शन है फिल्मकार और चौथा ऑप्शन है संगीतकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, पता है आपको? तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर बी होगा, कथाकार। क्या है, कथाकार है। प्रेमचंद कौन थे, एक कथाकार थे। तो आपका अर्धनारीश्वर का विभेय ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। फिर मैं दोहरा दूं, अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का प्रत्येक चैप्टर का सारांश और विभेय ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद मुझे समय मिले तो मैं इसका फुल चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर भी आऊंगा आसान भाषा में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।